तो अगर यदि अपनी जिन बातों को वहाँ पे रखने से उनको रोका जाता है, सदन में उनको जगह नहीं दिया जाता है, तो उनके बाहर में खड़े से ना हम जैसे लोग, हमारे और भी आज तकरीबन 70 प्रत्याशी हमारे थे, हम सब सड़क से बाहर, सदन से बाहर भी उनको मदद करने के लिए सदन की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि झारखंडियों की होना चाहिए। स्टार्ट करूँ हमारे इसी कोल्हान से, निर्मल महतो की परिवार से। तो जैसा अभी आपने कहा सविता महतो जी को उसी ईचागढ़ में लोग कहते थे कि टाटा से आके चुनाव लड़ रहे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आप जिस पार्टी के नाम पे अपने आप को चला रहे वो पार्टी के दान करता है, उस पार्टी के निर्माता भी उसी परिवार के लोग हैं। तो वहाँ भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिर्फ पैसे पूंजीपाती के लिए हरेलाल महतो जी को वहाँ पे खड़ा करना और सविता महतो जी को मतलब सम्मान ना देना, ये निर्मल महतो का सम्मान न देना के बराबर है। मैं यदि आता हूँ। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त रांची में हूं और मेरे साथ जो शख्स को देख रहे हैं ये जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता राजू महतो जी हैं और इन लोग ने करीबन 71 सीट पे चुनाव लड़े थे, 70 से ज़्यादा, उसमें से एक सीट लाए और एक सीट लाके भी पूरे झारखंड में इन लोग की चर्चा चल रही है। और ये भी बोल रहे हैं लोग कि इन लोग कैंची दूसरे पार्टी को खाली काटने के लिए आए थे। क्या राजू जी, आप लोग दूसरे पार्टी काटने के लिए आए थे क्या? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंडी जनमानस को खतियानी जोहार करता हूं, आदाब करता हूं, सतरंगी सलाम करता हूं। देखिए, हम यहाँ किसी को काटने के लिए आए थे, हम एक वैचारिक लड़ाई के साथ आए थे। आप देखे होंगे तकरीबन 2 से 3 साल तक हम लोग पूरे झारखंड में अवेयरनेस का काम किए, लोगों को जागरूकता लाए, लोगों में जागरूकता लाए, लोगों को बताया कि भाई लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो हमारा वोट तंत्र होता है। तो लोगों को कैसे लोगों को वोट करना चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग राजनीति में आए। हम किसी को काटने के लिए नहीं आए थे। देखिए, सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे, और जब हम अब राजनीति पुत्र हैं तो हम राजनीति में राजनीतिक लड़ाई पे आए हैं। सत्ता पाना हर किसी की मतलब इच्छा होती है, क्योंकि सत्ता में जाने के बाद ही हम राजहित के लिए, चाहे राष्ट्रहित के लिए कुछ भी, चाहे नियोजन की बात हो, कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं। तो उसके लिए जब हम सड़क पे आवाज़ उठा रहे थे तो हमारी बातें सदन पे कोई करते नहीं थे, इसीलिए जरूरत आन पड़ी कि हमें सड़क से अब सदन की ओर जाना चाहिए। और इसीलिए तकरीबन मुझे लगता है कि 2 साल पहले हम लोगों ने इस एक पार्टी का गठन किया, और आप देखे होंगे तो मुझे लगता है कि 2-3 महीना पहले ही हमारा पार्टी का पूर्ण रूप से रजिस्ट्रेशन भी हुआ और हमें सिंबल भी मिला, और हम अपने सिंबल के साथ चुनाव मैदान पे आए। नो डाउट कि हम तकरीबन 70 प्लस सीटों पे चुनाव लड़े, लेकिन कहीं भी हम किसी को वोट काटने के लिए लड़े, हम वैचारिक लड़ाई के साथ आए थे, वैचारिक लड़ाई लड़े, और लोगों ने उस वैचारिक लड़ाई को पसंद किया और लोगों ने हमें जन आशीर्वाद दिया। आप ये देखे होंगे तो मुझे लगता है कि तकरीबन 34-35 सीटों पे हम 3rd स्थान पे आए। जबकि आप देखे होंगे आज राज्य में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो अरसों से यहाँ पे राजनीति कर रही है, लेकिन विगत 3 साल से आकर के अगर यदि हम तीसरे पायदान पे आए तो कहीं ना कहीं लोग हमें पसंद कर रहे हैं, लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ताकि आने वाले समय में राज्य की दशा और दिशा को बदलने के लिए जेएलकेएम ही सामने खड़ा हो पाएगा। देखिए, ईचागढ़ वाले कुछ बोल रहे हैं कि सविता महतो के लेकर उन लोग विरोध, मतलब एक टिप्पा टिप्पणी टाइप का कर रहे थे चुनाव से पहले, कि ये बोल रहे थे कि टाटा से आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? टाटा से आकर चुनाव लड़ रहे, हमारे प्रत्याशी तरुण जी की बात करें क्या? देखिए, तरुण जी खुद एक पीड़ित परिवार से आते हैं। तरुण जी नहीं, ये आंसू वाला बोल रहे थे। नहीं, तो हमारे प्रत्याशी के ऊपर बोल रहे थे कि टाटा से आकर चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर तो सविता महतो के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि वो शहीद निर्मल महतो के घर की वे है, आंसू को स्थापना वहीं किए थे। देखिए, बात यह है कि यदि मैं सविता महतो की बात करूँ और आंसू वाले कर, तो आंसू वालों को सबसे शर्म आनी चाहिए। आंसू वालों को सबसे पहले इसलिए शर्म आनी चाहिए क्योंकि जिनके बनाई हुई पार्टी, उस परिवार के विरोध में आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। सविता महतो कौन है? निर्मल महतो कौन है? निर्मल महतो की भाई की स्पाउस है, उसकी वाइफ है। तो निर्मल महतो जैसे लोग जो इस पार्टी का, मतलब आंसू पार्टी का यदि कहा जाए तो निर्माण करता वही है, और उनके परिवार से कोई आता है और उसके ऊपर यदि आंसू वाले टिप्पा टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं शर्म की बात है। जिसने आपको खाना परोसा, जिसने आपको थाली दिया, आप उसी थाली पे छेद करने की बात करते हो, उसी थाली को बदनाम करने की बात करते हो, तो ये कहीं भी शोभनीय नहीं है। चाहे जो भी हो, आंसू के जो भी प्रत्याशी का है या फिर जो भी कार्यकर्ता यदि इस बात को कहते हैं कि वो टाटा से आके चुनाव लड़ रही है, तो झारखंड में यदि आंसू पार्टी का उदय करने वाले तो उनके परिवार के ही लोग हैं। लोग उस समय लोकसभा चुनाव में संजय सेठ बिहारी को सपोर्ट किए, उस समय उन लोग को कुछ नहीं, लेकिन विधानसभा जैसा है भूमिपुत्र माटी पुत्र बोल रहे थे, फिर भी तीसरा स्थान में चल गए और दूसरा स्थान पे रह गए। देखिए, बात यह है कि यही तो मतलब दुर्भाग्य झारखंड का, कि लोग अपने कृतज्ञ को नहीं समझ पाते हैं कि किसने हमारे लिए किया,
चाहे जैसी भी स्थितियां, जैसी भी परिस्थितियां होती, जो हमारे लोग, हमारे झारखंड के लिए जिन्होंने काम किया, हमें उसको सराहनीय देना चाहिए, उनको हमको जगह देना चाहिए था। आपने बिल्कुल सही बात कहा कि राजस्थान से आए हुए संजय सेठ जी को यही आजसू पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सहयोग किया। तो फिर आप विधानसभा चुनाव में सविता महतो, जो निर्मल महतो की परिवार से आती है, जो निर्मल महतो कौन है, कौन नहीं जानता, पूरा झारखंड जानता है, पूरा झारखंड जानती है कि आज निर्मल महतो का आंदोलन ही है जो आज आजसू पार्टी का उदय हुआ है। तो उस जैसे परिवार को यदि ये लोग कुछ कहते हैं और बाहर से आए हुए लोग को यहाँ पे सराहनीय देते हैं, बाहर से आए हुए लोग को जगह देते हैं, तो मुझे लगता है ऐसी पार्टी को सबको छोड़ देना चाहिए और ऐसी पार्टी को लात मार देना चाहिए और ऐसी पार्टी को छोड़ के लोगों को विचार करना चाहिए कि हम झारखंडी हैं, झारखंड की लड़ाई शुरू से लड़ता है और आगे भी हमें यदि झारखंड की लड़ाई करनी है तो ऐसे जो एनडीए सपोर्टर्स में जो बाहर के लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे बाहरी को छोड़ देना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि अगर यदि जो भी लोग, देखिए झारखंड आंदोलन में उस समय जो भी यहाँ पे हमारा लड़ाई लड़े थे, मतलब बोला जाए तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान और इनसे सटे हुए बहुत सारे राज्यों के भी लोग झारखंड आंदोलन की मांग में थे। वैसे जगह से लोग आते तो इस मतलब सम्मानजनक होता भी, हम उसको एक्सेप्ट भी करते। लेकिन राजस्थान जो यहाँ से कोसों दूर है, हजारों मील दूर है, वहां से लाके किसी व्यक्ति को यहाँ की राजनीति में स्थापित करना, ये दुर्भाग्य की बात है। क्या लग रहा है, आप लोग चुनाव हार गए, अब 5 साल आप लोग क्या कीजिएगा? एक सीट लाए हैं आप लोग। देखिए, चुनाव हार गए, संवैधानिक तरीके से हम एक सीट जीते और बाकी सीटों पे हम पीछे रहे, हारे नहीं है, क्योंकि हमारी तो अभी एंट्री हुई है, हम तो जस्ट अभी अपने पायदान पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन पहली दफा राजनीति में, पहली दफा आने के बाद सिर्फ महज 3 साल में यदि हम एक प्रत्याशी, यदि हमारा राज्य की महापंचायत कहा जाए, महामंदिर कहा जाए, तो उस मंदिर में यदि किसी ने कदम रखा और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने कदम रखा है, तो बखूबी हम एक व्यक्ति ही सही लेकिन राजहित के लिए बात उठाएंगे। और आने वाले 5 साल में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, चाहे जिस मुद्दा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, स्थानीय नीतियों की बात हो, नियोजन की बात हो, चाहे यहाँ के उद्योग नीतियों की बात हो, सदन पे हमारा आवाज करने वाले हमारे केंद्रीय अध्यक्ष काफी हैं। बाकी उनके सेना जो सदन के बाहर सड़क से उनकी आवाज को बुलंद करेंगे और उनको उस सदन में आवाज उठाने के लिए हमेशा सपोर्ट करेंगे। इस 5 साल आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस 5 साल में जो हम 3 साल में हम लोगों ने जो काम किया, सड़क के बाहर रह के जो हमने काम किया, सड़क के बाहर रह के सरकार की कुरीतियों को, सरकार की गलत नीतियों के विरोध किया और सरकार को आईना दिखाने का काम किया। आने वाले समय में, आने वाले फिर 5 साल में हम अपनी शुरुआत उसी रंग से, उसी तेवर से, उसी तजुर्बे के साथ खड़ा होकर करेंगे। और हमारे एक व्यक्ति जो सदन के अंदर है, उनका तेवर अलग ही होगा उसके अंदर, सदन के अंदर। सुनने में आ रहा है सुदेश महतो को आप ही ने क्या समीकरण रच दिया भाई, सुदेश महतो का हरा दिए। देखिए, सुदेश महतो को हराना हमारा कोई लक्ष्य नहीं था, हमें अपनी पार्टी को जिताना हमारा लक्ष्य था, अपने लोगों को सदन में भेजना हमारा लक्ष्य था। अब ये तो उनकी जो जैसा बोए वो वैसा पाए। आप यदि सुदेश महतो की बात करते हैं, मतलब आजसू पार्टी की बात करते हैं, तो आजसू पार्टी की आप पिछले, मुझे लगता है कि 1 दशक की रीतियों को देखिए, कृतज्ञ को देखिए, उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर, इन सब चीज़ों को देखिए। मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि तकरीबन आज इस लोक विधानसभा में 14 से 15 सीटों पे जहाँ पे हम लगभग अच्छी दावेदारी किए, वहाँ पे नो डाउट आजसू की भी अच्छी दावेदारी रही। लेकिन उन सब जगहों में विगत 25 साल से राज करने वाले जो कहते हैं कि माटी के सन ऑफ सोयल है, उनको आज लोगों ने क्यों पछाड़ा, क्यों उनको हटाया, पहले ये जानने की जरूरत है। यदि मैं स्टार्ट करूं हमारे इसी कोल्हान से, निर्मल महतो की परिवार से, तो जैसा अभी आपने कहा सविता महतो जी को उसी इचागढ़ में लोग कहते थे कि टाटा से आके चुनाव लड़ रहे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आप जिस पार्टी के नाम पे अपने आप को चला रहे हैं, वो पार्टी के दान करता, उस पार्टी के निर्माता भी उसी परिवार के लोग हैं। तो वहाँ भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सिर्फ पैसे पूंजीपाती के लिए हरेलाल महतो जी को वहाँ पे खड़ा करना और सविता महतो जी को मतलब सम्मान ना देना, ये निर्मल महतो का सम्मान ना देना के बराबर है। मैं यदि आता हूँ आपका उत्तरी छोटा नागपुर में, विनोद बिहारी महतो, कौन नहीं जानते विनोद बिहारी महतो को। इस पार्टी को बनाने में सबसे बड़ा योगदान उनका रहा है और उन्हीं के परिवार से राजकिशोर महतो, जिनका विगत कुछ सालों में उनका देहांत हो गया, उन्होंने प्रभात खबर की मैंने एक पृष्ठ में पढ़ा था, उन्होंने साफ साफ आजसू पार्टी से इस्तीफा दिया था और कहा था कि यही सुदेश महतो मुझे हराने के लिए अपने 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें अपने सीट से एनडीए प्रत्याशी किसी को न उतार करके मेरे सीट से एनडीए के प्रत्याशी उतार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं वहां भी उन्होंने विनोद बिहारी महतो के परिवार को धोखा देने का काम किया था। आज इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उनके द्वारा किए गए
मतलब कुरीतियां कह सकते हैं, ठीक है, सामाजिक कुरीतियां हैं, जिस कारण आज वो समाज उनको पीछे किया, हमने उनको पीछे नहीं किया है। आप चले आइए, जब इनकी पार्टी मतलब जब आशु पार्टी का जब उदय होता है तो वो जनवादी पार्टी हुआ करती है, समाजवादी पार्टी हुआ करती थी, समाज के लिए काम किया करती थी और जन नेता बन के वो लोग उभर करके आए थे। लेकिन आज यही पार्टी सामंतवाद पे आके खड़ी हो गई है। ये हमने नहीं किया है, ये उनकी खुद की कहानी है, जो जनवाद को छोड़ के सामंतवाद में आते हैं। उनकी कहना और उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखाई देता है। आज मैं सिल्ली की बात करूं तो 2019 में उन्होंने कहा था अब की बार गांव की सरकार, और जिसमें उन्होंने बिरसा आहार और आपका वृद्धा पेंशन के उन्होंने बात कहा था कि जब तक सरकारी योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं होती है तो ये मिलते रहेंगे। लेकिन आफ्टर इलेक्शन 2019 के इलेक्शन खत्म होते ही 2020 के जनवरी से योजनाएं बंद हो जाती है। तो उनकी कथनी और करनी को लोगों ने समझा, उनकी कथनी और करनी को लोगों ने देखा है, अनुभव किया है, और तब जाके के लोग उनको आज रास्ते से साफ किया है। इसमें हमारी कोई दोष नहीं। हाँ, हमने बिल्कुल लोगों को जगाने का काम किया है, हमने बिल्कुल लोगों में वो एनर्जी डालने का काम किया है कि आपको अपने लोकतंत्र में अपना मत का सही उपयोग करना चाहिए। आज लोग मत का सही उपयोग किए हैं और तब जाकर के ऐसी पार्टी को उसका औकात दिखा दिए हैं। आज इस पार्टी का तकरीबन 25 साल से पार्टी राज कर रही है। जेन तेन प्रकार हमेशा सरकार में किसी न कोई तो इनके साथ रहे हैं। जब जब इनकी सरकार एनडीए के साथ रही है तब तक कोई ना कोई एक मिनिस्ट्री में रहा है। मैं 2014 की भी बात करूं, जिस समय माननीय सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी सत्ता से बाहर थे, लेकिन उनके 2 विधायक जीते हुए थे, इसमें एक मंत्री में थे, और वही 2014 से 2019 में 1985 लागू करने में भी उन्होंने लड्डू खाने का काम किया था। तो ये जनता मतलब बोलते हैं ना कि जनता को बेवकूफ समझ के कितने दिन राजनीति करोगे। आप जनता जाग चुकी है। आप लिटरेसी रेट राजनीति में युवाओं की भागीदारी हो चुकी है। आज लोग राजनीति में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, आज लिटरेसी रेट राजनीति में बढ़ चुकी है। आज उसी का देन है कि ऐसे लोग जो सिर्फ जनता को मूड बना करके, जनता को मूर्ख बना करके राजनीति चलाना चाहते थे, आज इन लोगों का पतन होना शुरू हो चुका है। तो क्या लगता है जयराम महतो अकेले 1932 लागू कर लेगा जी? देखिए, जयराम महतो भले अकेले 1932 लागू ना करे, लेकिन आवाज तो बुलंद करेंगे। यदि जनता हमें पूर्ण रूप से यदि 10 से 12 सीट भी देती और किसी भी तरह सरकार हमारे हाथ में बाधित होती तो हम ये करके दिखाते। लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन हमारी आवाज कल जो थी आज भी वही होगी। कल हम सड़क पे आवाज उठाते हैं, हम सदन पे आवाज उठाएंगे। लोग ये कह रहे हैं कि जयराम महतो चूहा बन जाएगा वहां जाके। लोगों का काम है कहना, लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित है। जिस तरह से लोग किसी न किसी को एग्जाम्पल देख के बोलते होंगे कि वहां जाके चूहा बन जाएगा, वहां जाके लोग ये कह रहे हैं जयराम महतो अकेले क्या फाड़ लेगा। नहीं, देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जब गांधी जी जब निकले थे तो अकेले ही निकले थे, बाद में उनकी काफिलाएं आनी शुरू हुई थी। चंपारण का वो पैदल यात्रा को याद कीजिए, गांधी जी ने जहाँ पे अकेले स्टार्ट किया था, उसके बाद डे बाय डे, तो ये आज आगाज है, अभी अंजाम तक जाना बाकी है। अभी मजहब 3 साल में यदि हम एक व्यक्ति को सदन में भेजे, वो भी हमारा केंद्रीय अध्यक्ष को यदि सदन पे भेजे, तो हम तैयारी कर रहे हैं आने वाले 29 में करीबन हम पूरी सरकार बदल देंगे, और जिसमें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का सबसे अहम रोल होगा। अगर यदि जयराम महतो अगर यदि अपनी जिन बातों को वहाँ पे रखने से उनको रोका जाता है, सदन में उनको जगह नहीं दिया जाता है, तो उनके बाहर में खड़े से ना हम जैसे लोग, हमारे और भी आज तकरीबन 70 प्रत्याशी हमारे थे, हम सब सड़क से बाहर, सदन से बाहर भी उनको मदद करने के लिए सदन की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे। और हम कोशिश ये करेंगे कि झारखंडियों की होना चाहिए, झारखंड हित की बात। यदि जयराम महतो को वहाँ पे बोलने के लिए स्पीकर्स नहीं देते तो हम उनकी आवाज़ बाहर में बैठ के खड़ा होकर। आपको मैं याद दिला दूँ कि बिहार के समय में कर्पूरी ठाकुर जब हुआ करते थे, तो झारखंड राज्य की जब मांग की गई थी, ठीक है, तो वो यहाँ के कुछ नेताओं के साथ आकर बैठक किए थे कि देखिए इस मांग को छोड़ दीजिए, इस मांग को छोड़ दीजिए और कंबाइंड रहने दीजिए, बिहार को झारखंड के साथ चलने दीजिए। इस तरह से कुछ बातें हुई थी। उस समय झारखंड के कुछ अच्छे नेता जो सदन से बाहर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं, हमें झारखंड चाहिए तो झारखंड चाहिए। वही आवाज मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे जयराम महतो जी का होगा। अगर यदि सत्ते में काबिज, सत्ते पाने वाले लोग अगर यदि इस बार झारखंडी हित के लिए, झारखंडियों के लिए अच्छी नियोजन नीति, अच्छी उद्योग नीति अगर नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सदन से बाहर निकल के सड़क पे फिर से आवाज बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है राजू दा, इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से हर झारखंडी जनमानस को धन्यवाद, आभार करता हूँ। तो हमारे बीच थे राजू महतो जी, जो जेएलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता थे, और इन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किए, 1 सीट लाए हैं। लेकिन इसमें बीजेपी और वो बोले आंसू को इन लोग ने
आज जो सरकार बनाने जा रहा था उन लोग को इन लोगों ने रोका और सुपड़ा साफ करने का काम किया इन लोगों को पार्टी ने। और देखिए एक बड़े बड़े नेताओं को इन लोग ने हरा दिया। आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो को हरा दिया, चंदन क्यारी से अमर बावरी को इन लोग ने हरा दिया। ऐसे बड़े बड़े नेताओं को इन लोग ने हरा दिया। बन्ना गुप्ता को देखिए इन लोग ने हरा दिया। तो ऐसे कितने आप लोग बड़े बड़े नेताओं को अब सदन जाने से रोक दिया आप लोग ने। देखिए हमने क्या ना कि हम किसी को हराए नहीं, हम अपनी जीत की तैयारी कर रहे थे। हम अपनी विचार को लोगों तक पहुंचाने का तैयारी कर रहे थे और हमने अपना विचार पहुंचाया है। हमने झारखंडी जनमानस के विचार को लोगों तक पहुंचाया। हमने लोगों को आई ओपनिंग का काम किया। हमने लोगों की आंखें खोली है। हमने लोकतंत्र में लोगों में नोट तंत्र को छोड़ के वोट तंत्र के लिए आंख खोला है। हमने ये काम किया। आप मिनिस्टर को देख लीजिए, ये मिनिस्टर हारे क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वो गलत थे। आज बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स थे, बहुत सारे पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनको आज हारना पड़ा। हमने नहीं हराया। अर्जुन मुंडा का पत्नी हार गए। वही कह रहा हूँ, यही अर्जुन मुंडा मुझे लगता है कि सूबे की सरकार में जब थे तभी झारखंडियों के काम नहीं किए। आज जब उनको लोकसभा से दरकिनार किया गया तो वो अपनी पत्नी को उतारे थे। हम लोग बार बार कहते हैं कि जब तक ये परिवारवाद झारखंड में चलेगा तो झारखंडी परिवार का उन्नत नहीं होगा। इसलिए इस परिवार बीजेपी अलग कहते थे कि कांग्रेस, झामो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऐसे विभिन्न पार्टियों का नाम लेते थे। इन लोग परिवारवाद है, लेकिन आज खुद बीजेपी परिवारवाद बिल्कुल है। देखिए, मैं इसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं है कि आज देख लीजिए ना, किसको वो अपने परिवार से नहीं उतार रहे। अरे बहुत मजे की बात है, नेता ही नहीं मिल रहा है। नेता ही नहीं मिलने की बात नहीं है। नेता कैसे नहीं है? कौन पार्टी में नेता नहीं? युवाओं को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? पढ़े लिखे युवाओं को भी मौका नहीं दिया जा रहा है। ये लोग परिवारवाद को चलाना चाहते हैं और यही परिवारवाद जब तक रहेगी तब तक झारखंड का उन्नत नहीं हो पाएगा। अब मजे की चीज देखिए, अभी कल परसों मैंने एक वीडियो में देखा, हमारे सिल्ली के सुप्रीमो उनके पुत्र का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया। जब उनका एक पुत्र, जो मुझे लगता है 10, 12, 13 साल का बच्चा होगा, जिसने कहा कि जब 25 साल के बाद आई वुड बी लाइक टू बिकम ए पॉलिटिशियंस, मैं एक पॉलिटिशियंस बनना चाहता हूँ। जब आज उनकी ये सोच है, एक पॉलिटिशियंस का बेटा एक पॉलिटिशियंस बनने की सोच रख सकता है, तो क्या एक खेतीहर का बेटा पॉलिटिशियन बनने का सोच नहीं रख सकता है? तो बिल्कुल रख सकता है। तो हम उसी का तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर पढ़े लिखे लोग, चाहे वो किसान का बेटा हो चाहे किसी का भी बेटा हो, वो सदन पे जाने की तैयारी करें। और उसी चीज के लिए हमने ये आगाज शुरू किया है। और आने वाले समय में परिवारवाद को खत्म करके हम क्वालिटी बेस्ड की राजनीति करना चाहते हैं। हम प्रिंसिपल बेस्ड राजनीति करना चाहते हैं और क्वालिटी बेस्ड लोगों को जगह देंगे और प्रिंसिपल बेस्ड लोगों को जगह देंगे, ताकि आने वाले समय में जनवाद फिर से जिंदा हो, लोकतंत्र में लोकतंत्रीवाद जिंदा हो, अम्बेडकरवादी जिंदा हो, गांधीवादी जिंदा हो, ताकि हम फिर से सदन में इन सब चीज़ों की बात को उठा सकते हैं। आज जिस तरह से माफियाओं का राज चल रहा है, आज जिस तरह से ईडी को लेकर के, यानी जो भी गवर्नमेंट्स एजेंसियां हैं जो कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए काम करती है, वैसे एजेंसियों को दबा करके, दबंगाई करके लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, लोगों को उनके हक से मतलब छीना जाता है, उनका हक हनन कर दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें हटा करके एक नई राजनीति को लाने की तैयारी करनी है। ठीक है राजू जी, राजू दा को बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी दूसरे मुद्दे को लेकर हम लोग आएंगे। धन्यवाद राजू दा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी।